स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विथ अ स्माइल पे। आप जुड़े हैं मेरे साथ आपके पसंदीदा अकाउंटेंसी मेंटोर के साथ और मैं आपके पास लेके आया हूं क्या क्लास 11th कॉमर्स का हमारा उदय 2.0 बैच, जिसके अंडर आप आज मिलेंगे अकाउंटेंसी की हमारी जर्नी पे। अकाउंटेंसी की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में अब जो नया लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है जी बेसिक अकाउंटिंग टर्म का हमारा पार्ट 3। तो पार्ट 3 यानी सेशन नंबर 3 ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या आप लोग तैयार हैं? हम तकरीबन 13 अकाउंटिंग टर्म्स इससे पहले देख चुके हैं। आपने बहुत मजेदार बहुत इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग टर्म्स देखे जहां पे हमने क्या क्या समझा है। हमने समझी है जी बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के बारे में। हमने पता करा कि कैपिटल क्या होती है और क्या होती हैं ड्राइंग्स। आपको अवगत कराया आपके बहुत ही दो अजीज मित्रों से असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो अब इस जर्नी में हमारा आगे तक साथ देते आएंगे। उसके आगे आपने समझा कि क्या होती हैं रिसीप्ट्स, क्या होते हैं एक्सपेंडिचर्स, क्या है एक्सपेंसेस, क्या है कॉस्ट्स। वहां से हमने समझा कि भाई क्या होंगी हमारी इनकम्स, रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, गेन्स, लॉसेस, सब समझा दिया सर आपने हमें। बहुत मेजर बहुत बड़े बड़े टर्म्स बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप हमें बता चुके हैं। और अब हम सब के सब बहुत उत्सुकता से जिज्ञासा से बैठे हैं ये जानने के लिए कि आखिर आप हमें इसके आगे क्या समझाने वाले हैं। तो क्या समझाने वाला हूं मैं आप लोगों को? इसके आगे आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ और मजेदार इंटरेस्टिंग से टर्म्स। तैयार हो सब लोग? चलो, तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, दिस इज आवर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इंट्रोडक्शन पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम देखने कौन से टर्म्स वाले हैं, जरा आप हमें बताएंगे सर? तो जैसा मैंने अभी अभी आप लोगों को रिकैप कराया, बिजनेस ट्रांजैक्शन डन, अलोंग विथ हमने इसके साथ में इवेंट्स भी समझ ली हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हम समझ चुके, कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, लायबिलिटी असेट्स हो गया, रिसीव बता दिया सर, एक्सपेंडिचर भी हो गया सर, एक्सपेंसेस, कॉस्ट, लॉसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स और गेन्स। ये सब तो आप सर हमें बता चुके हैं और ये सब तो हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि आपने हमें ये सारा कवरेज करवा दिया है। बात करते हैं सर इससे थोड़ा आगे बढ़ के कि इससे आगे आप हमें क्या समझाने जा रहे हैं। तो क्या समझाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को? अब हम देखने वाले हैं परचेजेस, खरीदारी। सब इंटरेस्टेड हो इस कॉन्सेप्ट में तो, है ना? कि सर परचेजेस में किसे इंटरेस्ट नहीं आता सर, खरीदते ही रहते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, बाजार में जाके खरीदते हैं और हम अच्छे से जानते हैं कि परचेजेस आखिर होती क्या है। दैट्स व्हाट यू थिंक। What I think is what I will be telling you in a few minutes. थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं कि परचेजेस के बारे में अभी हमें और भी बहुत कुछ समझना है। चलो, उसके साथ में हम समझेंगे सेल्स और हम देखेंगे कि क्या होती है स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। विथ दैट वील ऑल्सो सी कि भाई इन्वेंट्री क्या है, हम देखेंगे गुड्स क्या है, हम देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 13 से लेके सीधे 20 तक कवर कर लेंगे, यानी 7 पॉइंट्स, 7 बेसिक टर्म्स आज के सेशन में आप लोग समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं उनके बारे में। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जितना एक्साइटेड मैं हूं उतने एक्साइटेड आप लोग भी हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं दिस जर्नी इज अबाउट टू कम टू एन एंड। जर्नी का एक पड़ाव, नॉट द एंटायर जर्नी। घबराना नहीं, ऐसे नहीं कि बस सर ये 27 टर्म आपने समझा दिया अब तो अकाउंट्स आती है, फोड़ आएंगे। फोड़ आओगे जरूर से, लेकिन अभी और भी आगे यात्रा बाकी है मेरे दोस्तों। अभी अकाउंटिंग टर्म्स की यात्रा हमारी खत्म होने वाली है, बस एक सेशन की बात और रह जाती है। आज के सेशन के टर्म्स के साथ जरा अवगत हूं, इंट्रोड्यूस कराया जाए आप लोगों को। सबसे पहले जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अभी जो टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं परचेजेस एंड सेल्स। सर फिर वही बात, परचेज सेल सब पता है, खरीदना बेचना, बस यही होता है ना परचेज सेल। क्या सिर्फ यही होना चाहिए परचेज सेल? देखते हैं आप लोगों का गेस कितना ठीक है और कितनी बेटर है जो इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। सो आर यू गाइज रेडी टू अंडरस्टैंड परचेजेस एंड सेल्स? देन कम ऑन, चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे।
और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके सामने, जैसा अभी दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है जी? सर पहला कॉन्सेप्ट आ गया परचेजेस। सर परचेजेस तो हमें पता ही था, लेकिन उसके नीचे आपने कुछ और टर्म लिख दिया है, इसका क्या मतलब है? रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं। सबसे पहले समझो परचेजेस क्या हुई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परचेजेस? क्या मानेंगे आप कि सर परचेज का मतलब ये होता है? परचेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझे, परचेज का मतलब होता है अक्वायरिंग समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है सर, आप ऐसे कह रहे हैं, शुद्ध भाषा में, सिंपल भाषा में आपने हमें समझाया अक्वायरिंग समथिंग। सर ये समथिंग क्यों लिख रहे हो? अरे भाई समझो तो सही, समथिंग समथिंग मेरी जान, अक्वायरिंग समथिंग इन एक्सचेंज फॉर मनी। पैसा देके हमने कुछ अक्वायर किया। अब सर फिर वही बात, कुछ कुछ, आप इस कुछ पे कुछ ज्यादा ही फोकस नहीं कर रहे हैं। कर रहा हूं, क्योंकि इस कुछ कुछ में बहुत कुछ है। क्या है जी बहुत कुछ? समझिए जरा। समथिंग समथिंग आई वुड लाइक टू बाइफरकेट इनटू टू टर्म्स, दैट इज something can be goods, something can also be assets. ओके, आप ये समझाने की कोशिश कर रहे थे इतनी देर से हमें, हैं कि भाई खरीदने को आप गुड्स भी खरीद सकते हैं, आप असेट्स भी खरीद सकते हैं। अगेन, अक्वायरिंग समथिंग इन एक्सचेंज फॉर मनी, पैसे के बदले कुछ खरीदा जा रहा है। ये कुछ गुड्स भी हो सकती हैं और असेट्स भी हो सकती हैं। तो सर परचेज में किसको कंसिडर करेंगे? यस, यू गेस्ड इट राइट, परचेजेस विल ऑलवेज मीन गुड्स, ओनली गुड्स। असेट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्विजिशन, अक्वायर किए गए हैं असेट्स। यू नेवर परचेज असेट्स, असेट्स आर ऑलवेज अक्वायर्ड, गुड्स आर परचेज्ड। देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? सर जो गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, ये जो गुड्स हमने परचेज करी हैं, इन्हें हम दिखाते हैं अपने, कहां दिखाते हैं? इन्हें दिखाया जाता है जी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। वहीं असेट्स परचेज की अगर बात करूं तो ये तो सर आ जाती है अपनी बैलेंस शीट में। असेट्स खरीदी हुई आपकी बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं, वहीं गुड्स जो आप परचेज कर रहे हैं इन्हें दिखाया जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा, ओके सर, यहां तक तो हम समझे। क्या सर गुड्स का भी जो परचेज का तरीका है, क्या उस परचेज के तरीके में भी कोई खासियत है? जिसके दिमाग में अभी अभी यह सवाल आया है, मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार 5 स्टार खरीदिएगा और खा लीजिएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि गुड्स की एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो गुड्स कैन बी अक्वायर्ड फॉर कैश या ऑन क्रेडिट। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ सर? या तो पैसा देके खरीद लो या उधारी पे खरीद लो, यानी पे लेटर। ऑन क्रेडिट को मैं बोल सकता हूं पे लेटर, बाद में दे दीजिएगा। आप लोग अभी इस एडवांस मॉडर्न जमाने में हैं जहां पे ई कॉमर्स बहुत डेवलप हो चुका है। आपने कई सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज की होंगी, अपने लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा। वहां पे एक फीचर आपको मिलता है विच इज नोन एज COD, यानी कैश ऑन डिलीवरी। आप सामान खरीद रहे हैं, पैसे पे करेंगे बाद में। किसी एक वेबसाइट का एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसका नाम ही आ जाता है पे लेटर फैसिलिटी, कि भैया चीज अभी ले लीजिए, पेमेंट बाद में करेंगे तो भी चलेगा हम लोगों को। वो क्या है? आप वहां से जो सामान खरीद रहे हैं वो है ऑन क्रेडिट, परचेज किया है, पेमेंट नहीं करा है, पेमेंट कब करेंगे? कर देंगे आगे किसी तारीख में, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मिलेगा पैसा तुम्हारा। एक तरीका होता है सीधे फॉर कैश पे करना, यानी कि आपने सामान खरीदा, हाथों हाथ पैसे दे आए, दैट इज पेमेंट ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। वेयरएज क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? उधारी पे लिया है सर, पैसे अभी नहीं दिए, 1 हफ्ते बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे, पहले चीज इस्तेमाल तो करके देखें, डू वी लाइक इट और नॉट।
ई कॉमर्स वेबसाइट्स प्रोवाइड यू दैट फैसिलिटी कि एक बार सामान देखिए, ट्राई कीजिए, पसंद नहीं आए तो रिटर्न भी कर देना। अब बात करते हैं किस चीज की? रिटर्न की। तो रिटर्न कर देना ये कॉन्सेप्ट कहां पे आया सर? रिटर्न कर देना कॉन्सेप्ट आता है हमारा नोन एज परचेज रिटर्न। यहां पे हमारी पतली सी एक लाइन जो हमें परचेज रिटर्न समझाने के लिए जगह दिलवा देगी। तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ? आपने मंगवाई कोई कुर्ती, आपने मंगवाया कोई सूट, आपने मंगवाई कोई टी शर्ट, कोई भी और आइटम सेलेक्ट कीजिए। ई कॉमर्स वेबसाइट से आप आइटम्स मंगवाते हैं, प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। कई बार क्या होता है, बदकिस्मती से जो मंगवाया वो हाथ ना आया, तब आपने क्या किया? आपने हाथों हाथ कर दिया उसको रवाना कि भैया निकलो, हमें तो ये नहीं चाहिए, या तो दूसरा प्रोडक्ट दीजिए या हमें हमारे पैसे वापस कीजिए। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज परचेज रिटर्न। क्या कहा हमने? रिटर्न ऑफ परचेज्ड गुड्स ड्यू टू goods not being as per our need। जो आवश्यकता हमें थी या जैसे सपने हमें दिखाए गए थे मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह, वैसा प्रोडक्ट एक्चुअली में डिलीवर नहीं हुआ। भाई हमने मंगवाया था बहुत अच्छा सा एक ब्लू पाउडर सूट और हमारे पास उन्होंने भेज दिया एक ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का सूट। अब मुझे तो नीला सूट चाहिए था यार, मैं ग्रे या ब्लैक सूट का क्या करने वाला हूं? कुछ नहीं कर सकता। अच्छा लगूं नहीं लगूं मुझे मतलब नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है ब्लू पाउडर सूट। हमने क्या करा? हमने ये सूट कर दिया रवाना उनके पास कि भैया आप जाइए वहां पे। अब जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो एज अ पर्सन हु हैड बॉट दिस प्रोडक्ट, आपने परचेज रिटर्न किया होता है क्रेडिट पे खरीदी हुई चीजों का। देखिए कैश की चीज का परचेज रिटर्न करने की जरूरत नहीं आती, क्योंकि कैश की चीज जब आपको मिल रही होती है आप वहीं एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि ये मुझे वही प्रोडक्ट मिला है या नहीं जो मुझे चाहिए था, क्योंकि पैसे अभी दूंगा ना मैं, तो मैं पहले ही प्रोडक्ट देख लूंगा। अगर मैं उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं हाथों हाथ ही बदलवा सकता हूं कि भैया ये नहीं, मुझे वो वाला चाहिए, या ये नहीं है तो मैं जा रहा हूं, पैसे नहीं दे रहा। ये प्रॉब्लम आती है जब आपने क्रेडिट पे खरीदा, आपने बोला सामान भेजो, मुझे अच्छा लगा तब मैं पैसे देता हूं, उन्होंने भेज भी दिया लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, तब आप क्या करेंगे? आप करेंगे परचेज रिटर्न। और इस केस में ध्यान रखिएगा एक डॉक्यूमेंट बनता है। एक डॉक्यूमेंट क्या बनेगा? एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसे कहा जाता है अ डेबिट नोट। डेबिट नोट यहां पे बनाया जाता है। डेबिट नोट का मतलब सिर्फ इतना है कि एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप, जिस सेलर से आपने सामान खरीदा है उन्हें यह बता रहे हैं कि भाई साहब आपके अकाउंट को मैं अपनी बुक्स में अब कर रहा हूं जी क्या? डेबिट। क्योंकि मैंने सामान वापस भेज दिया है, आपको पैसे देने की अब मेरी जिम्मेदारी रह नहीं रही है, तो इसीलिए जो अकाउंट मैंने पहले करा था क्रेडिट, अब मैं कर रहा हूं डेबिट। ठीक है, उसके लिए हम इशू करते हैं जी डेबिट नोट। तो अभी अभी आपने समझ लिया कि भाई परचेज क्या है और परचेज रिटर्न क्या है। परचेज में हमने समझा कि गुड्स भी खरीदी जा सकती हैं, असेट्स भी ली जा सकती हैं, लेकिन असेट्स को परचेज नहीं बोलेंगे, अक्वायर्ड बोलेंगे, इसीलिए उसे हमने अलग ही रख दिया, ये बैलेंस शीट में जाने वाली हैं। गुड्स जो आपने परचेज करी हैं उन्हें कैश में ले सकते हैं या क्रेडिट बेसिस पे ले सकते हैं। क्रेडिट बेसिस पे लेते हैं, सामान पसंद नहीं आया तो आपके पास ऑप्शन है परचेज रिटर्न का। चल अब परचेजेस तो समझ ली, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसी तर्ज पे हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट को, जिसे हम जानेंगे किस नाम से? हम जानेंगे जी सेल्स के नाम से। तो सेल्स का मतलब क्या हुआ? सोच के देखिए, अगर परचेज था एक्विजिशन, तो सेल्स हो सकता है डिस्पोजल ऑफ गुड्स फॉर मनी, इन एक्सचेंज ऑफ मनी। बोल सकता हूं मैं कि डिस्पोजल ऑफ समथिंग अगेन सर समथिंग, बिल्कुल समथिंग, इन एक्सचेंज फॉर मनी।
जी सर, अब तो हम थोड़ा थोड़ा समझ गए। आप अभी हमें समथिंग समझाने वाले, और समथिंग में आप यही बात बोलेंगे कि यहां भी समथिंग हो सकती हैं आपकी गुड्स एज वेल एज योर असेट्स। अब सर बात वही, गुड्स के टर्म में तो हम सेल बोलेंगे, लेकिन असेट्स के टर्म में हम उसको कहते हैं क्या? उसको कहा जाता है जी डिस्पोजल। तो इसका भी असेट्स का जो इंपैक्ट दिखेगा वो कहां दिखेगा सर? वो हमारी बैलेंस शीट में दिखेगा सर। बैलेंस शीट से असेट गायब हो जाएंगी। लेकिन इसका नतीजा कहां दिखेगा? इसका नतीजा अगेन दिखेगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये आपकी बिजनेस से रिलेटेड है। गुड्स जिनमें आप डील कर रहे हैं उन्हें ही आप बेच रहे हैं, पैसा आपको मिल रहा है। वो पैसा जो मिलता है हमने समझा है उसे कहा जाता है जी रेवेन्यू। और रेवेन्यू हो रही है आपकी, दिखाएंगे आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में। सर सेल में भी क्या परचेज की तरह कैटेगरीज होंगी? बिल्कुल कैटेगरीज होंगी बेटा। जिसने भी ये सोचा कि सर कैटेगरी होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया सोचा, क्योंकि कैटेगरी तो होने वाली है। क्या होने वाली है सर? वही दो कैटेगरी होंगी हमारे हिसाब से, फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। बस यहां पे इस क्रेडिट को हम पे लेटर नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे, क्योंकि अब हम सेलर हैं तो हमें मिलेगा बाद में, इसीलिए इसे कहा जाएगा रिसीव लेटर। तो गुड्स की सेल की भी दो कैटेगरीज हो गई, या तो फॉर कैश यानी एक हाथ पैसा लो और एक हाथ सामान ले जाओ, जैसे कि कहा गया या गाया गया, जूते दो पैसे लो। बिल्कुल उसी तर्ज पे हमने ये बात करी कि फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स का मतलब यही होता है कि भैया एक हाथ पैसे दीजिए और दूसरे हाथ ये आप अपना सामान रखिए। लेकिन फैसिलिटी यहां पे भी क्रेडिट की है, हम किसी को उधार पे सामान बेच सकते हैं। अब सामान जब बेचा तो ऐसा हो सकता है कि रिसीवर यानी जिसने सामान खरीदा है उन्हें वो सामान पसंद नहीं आया, और उस केस में वो क्या करेंगे? वो कर देंगे जी इसे, जैसा कि आपने देखा परचेज रिटर्न था, यहां पे हो जाएगी सेल्स रिटर्न। अच्छा सर, तो सेल्स रिटर्न के बारे में भी कुछ वैसा ही समझाने वाले होंगे आप। बिल्कुल सही बात है, जैसा हमने परचेज रिटर्न के बारे में समझा था, रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स ड्यू टू गुड्स नॉट बीइंग एज पर आवर नीड, यहां पे हम क्या लिखेंगे? रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यू टू गुड्स नॉट बीइंग एज पर कस्टमर्स नीड। और सर यहां पे भी कोई डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा? जी हां, बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहां पे हम बना देते हैं क्या? यहां पे हम बना देते हैं एक क्रेडिट नोट, जो कि यह दर्शाता है कि भाई साहब आपने, जिन्होंने हमसे सामान खरीदा है, आपका अकाउंट हमारी बुक्स में अभी तक हो रहा था डेबिट, बट क्योंकि अब आपने हमारा बेचा हुआ सामान हमें ही वापस कर दिया है और अब हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो हम आपके अकाउंट को क्लोज करते हुए कर रहे हैं उसे क्रेडिट, और इसीलिए ये लीजिए हमारी तरफ से एक भेंट, जिसे कहा जाता है क्रेडिट नोट। तो परचेज हमने पढ़ी, सेल्स हमने पढ़ी, परचेज रिटर्न हमने समझा, सेल्स रिटर्न भी हमने समझ लिया। बढ़ चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे आगे आने वाले तीन टर्म्स, क्वाइट इंटरकनेक्टेड टर्म्स। वी विल अंडरस्टैंड स्टॉक क्या है, इन्वेंट्री क्या है और गुड्स क्या है। सर गुड्स के बारे में अभी बताएंगे आप? बिल्कुल, गुड्स के बारे में अब हम फाइनली समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने परचेज और सेल्स समझ लिया, तो अब गुड्स को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले दो टर्म्स, यानी कि स्टॉक एंड इन्वेंट्री। सर स्टॉक और इन्वेंट्री आपने एक ही पेज पे क्यों रख दिया है? सर स्टॉक और इन्वेंट्री को एक ही पेज पे रखने का एक बहुत सिंपल सा सीधा सा रीजन है, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड टर्म्स। सर इंटरकनेक्टेड कैसे हैं ये भी तो समझाओ। अरे भैया समझाते हैं, अभी ठहरो तो सही, तुम इंक चेंज कर ले दो। तो पहले समझिए कि स्टॉक क्या होता है, किस केस में बात करते हैं हम स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो स्टॉक होता है वो है रिलेटेड टू अ ट्रेडिंग कंसर्न।
ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न रिलेटेड है हमारा, ट्रेडिंग कंसर्न रिलेटेड है हमारा स्टॉक। सर ट्रेडिंग कंसर्न का क्या मतलब हुआ? भाई ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब हुआ एक ऐसा बिजनेस जो कोई गुड्स परचेस करता है फॉर रीसेल पर्पस। ट्रेडिंग यही तो होती है, एक हाथ ले, किसी से आपने सामान खरीदा और किसी और को बेचा, बीच में अपना प्रॉफिट कमाया, दैट इज व्हाट ट्रेडर डज। एक ट्रेडर यही काम करता है। जैसे कि आपने अपने गली मोहल्ले में और अपने बिजनेस एरियाज में, अपने आसपास की लोकेलिटीज में देखे होंगे कई सारी दुकानें, किराने की दुकानों के आगे भी कई बार लिखा होता है सो एंड सो ट्रेडर्स। कर क्या रहे हैं? जो आपके बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स हैं, टी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे आप प्रोडक्ट लेके आते हैं और लोकल मार्केट में उसे बेच रहे हैं अपना प्रॉफिट ऐड करके। करेक्ट है? उसमें आपको कुछ फायदा मिलता है, आप सस्ते पे खरीदते हैं और एमआरपी पे बेच देते हैं, बीच का आपका प्रॉफिट हो जाता है। दैट इज व्हाट अ ट्रेडर डज। तो स्टॉक जो है वो रिलेटेड होता है ट्रेडर से। अब इसमें हम समझते हैं कि आखिर रिलेटेड क्या होता है ट्रेडर्स से। तो समझिएगा कि रिलेटेड क्या है। स्टॉक का मतलब होता है गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट ईयर एंड। आपने बेचने के लिए सामान खरीदा था, लेकिन साल के एंड में उस सामान में से कुछ आपके पास पड़ा हुआ है, यह कहलाएगा जी आपका स्टॉक। तो सर साल के एंड में पड़ा हुआ है तो इसको हम कुछ टर्म बोल सकते हैं। वेल डन टू एनीवन हु यूज्ड दिस लॉजिक। इसे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। वन इज ओपनिंग स्टॉक and the other is closing stock। तो साल के एंड में जो सामान आपके पास बिना बिके पड़ा हुआ है उसे कहा जाएगा स्टॉक। साल के एंड में है तो वो हो गया जी क्लोजिंग स्टॉक। और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड हुए या नहीं हुए? इस साल मैंने कुछ गुड्स खरीदे थे बेचने के पर्पस से, कुछ ऐसा हुआ कि मैं सारे के सारे गुड्स बेच नहीं पाया, तो मेरे पास अभी कुछ गुड्स बचे हुए हैं। साल खत्म हो गया है, 31 मार्च आ गई है और अब मेरे पास बिना बिके कुछ माल पड़ा हुआ है। तो ये जो माल मेरे पास बिना बिका पड़ा हुआ है वो हुआ मेरा स्टॉक। साल के एंड में है इसीलिए होगा क्लोजिंग स्टॉक। 1 अप्रैल को साल होगा नया शुरू, तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा मेरे लिए? वो बन जाएगा जी मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक। चलो अब स्टॉक समझ लिया। सर तो फिर इन्वेंट्री के बारे में आप क्या बताएंगे हमें? इन्वेंट्री के बारे में मैं सबसे पहली चीज जो बताऊंगा वो मैं बताऊंगा इट इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिलेटेड। कि किसी भी जगह अगर सामान बन रहा है, उस रिलेशन में अगर हम बात करें तो जो सामान बाकी पड़ा हुआ है आपके पास साल के एंड में जिसका इस्तेमाल नहीं कर पाए आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो कहलाएगा आपके लिए इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरर के लिए दी रॉ मटेरियल जो आपने मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदा था उसमें से कुछ रॉ मटेरियल अभी साल के एंड में पड़ा हुआ है, ये आपके लिए है स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। आपने कुछ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया था, आधा कन्वर्ट कर दिया था, आधा काम आपने कर दिया है, कुछ तो बना दिया भाई साहब। शर्ट्स बनाते हैं, थान में से कपड़ा काट रखा था, आधी शर्ट बन गई है, बटन लगना बाकी है, पॉकेट लगना बाकी है या कॉलर लगना बाकी है, तो ये आधी बनी हुई शर्ट है आपके लिए वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। और कुछ शर्ट्स बन चुकी हैं, कंप्लीटली तैयार हैं, पैक हो गई हैं, लेकिन बिकी नहीं है क्योंकि साल खत्म हो गया है, यह है आपके लिए फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। तो अभी अभी हमने आपको इन्वेंट्री के 3 कैटेगरीज से अवगत करा दिया है। देयर विल बी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो थान का कपड़ा है, आप कहीं से कपड़ा लेके आए थे जो थान में था, अभी उसका कुछ नहीं किया है, कोई कटिंग शटिंग कुछ नहीं हुई है, थान में कपड़ा रखा हुआ है,
नॉट कन्वर्टेड इनटू शर्ट्स, दैट इज योर रॉ मटेरियल। साल के एंड में जो बचा हुआ है वो हो गया इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। देन यू हैव वर्क इन प्रोग्रेस। शर्ट्स बन गई हैं जी, पॉकेट लगाना बाकी है सर, कॉलर पूरी तरह से स्टिच नहीं हुआ है, बटन्स नहीं लगे हैं, क्या ये शर्ट्स बिक सकती हैं? नहीं बाबा नहीं, साल खत्म हो गया है। तो अब ये बन गई हैं आपकी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। एंड द लास्ट कैटेगरी दैट यू हैव, वो है आपकी फिनिश्ड गुड्स। शर्ट्स बन गई हैं, तैयार हैं, पैक रखी हैं, लेकिन बदकिस्मती से बिक नहीं पाई हैं, वो हो गई आपकी फिनिश गुड्स इन्वेंटरी। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ट्रेडर के लिए जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, एक मैन्युफैक्चरर के केस में फिनिश गुड्स इन्वेंटरी वही हुई। यानी जो सामान बिक जाना चाहिए था लेकिन साल के एंड में नहीं बिका है, वो हो गया हमारा ट्रेडिंग कंसर्न के केस में स्टॉक, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में उसे ही कहा जाएगा हमारी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। ठीक है दोस्तों, तो ये टर्म्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, और जैसा मैंने आपको समझाया हुआ है, कोशिश हमारी हमेशा रहती है रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब ये शर्ट का एग्जांपल मैंने लिया तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा आसानी हुई। बिस्किट्स का एग्जांपल लिया, आपके लोकेलिटी की, सोसाइटी की ट्रेडिंग कंसर्न्स का एग्जांपल लिया, इट मेक्स इट फन and easy to understand what we are trying to tell you। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हम आ गए हैं कहां पे? अब आप हमें समझाने जा रहे हो गुड्स के बारे में। हाँ भैया बिल्कुल, मैं आपको समझाने जा रहा हूं गुड्स के बारे में। तो कौन कौन समझ सकता है कि अब हम गुड्स पे क्यों आए? क्योंकि गुड्स अब एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में हमें यही समझना सही रहता। तो सर गुड्स क्या हुए? गुड्स बेटा हुए वो आइटम्स इन विच अ बिजनेस डील्स इन। आइटम्स इन विच अ बिजनेस डील्स इन। यानी बिजनेस किस चीज का किया जा रहा है, वो आइटम्स आपके होते हैं गुड्स। या इसको मैं और डिफाइन करूं, कह सकता हूं वो आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस और टू प्रोड्यूस गुड्स दैट विल बी सोल्ड। यानी कि या तो आपने गुड्स परचेज ही किए हैं रीसेल करने के लिए, या आपने ये आइटम परचेज करा है कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए जिसे आप आगे चल के रीसेल करने वाले हैं। उन आइटम्स को कहा जाता है जी हमारा गुड्स। अब यहां पे एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल बताऊं? फॉर अ फर्नीचर ट्रेडर, एक फर्नीचर ट्रेडर के लिए चेयर्स आर गुड्स। समझिएगा इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से। एक फर्नीचर ट्रेडर है सर, यानी जिसका काम है फर्नीचर मैन्युफैक्चर करके बेचना, या कहीं से फर्नीचर मैन्युफैक्चरर से फर्नीचर लेके आते हैं और फिर बेचते हैं। ट्रेडर तो यही हुआ जो मैन्युफैक्चरर से सामान ला रहा है और फिर अपना प्रॉफिट मिला के बेच रहा है। तो ठीक है, हमने कहा फर्नीचर ट्रेडर है, वो कुर्सियां खरीद के आते हैं कारपेंटर से, किसी कारपेंटर से उन्होंने कुर्सियां खरीदी, उसका सब पैकेजिंग कर दिया अच्छे से, और फिर कहा कि चलो अब इन चेयर्स को प्रॉफिट पे बेचते हैं। तो उनके लिए ये चेयर्स क्या हुई? उनके लिए ये चेयर्स हैं गुड्स। लेकिन आप शर्ट्स का बिजनेस करते हैं, शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑफिस में लोगों को बिठाने के लिए आपने उन्हीं फर्नीचर ट्रेडर से आपने कुर्सियां खरीदी। आपके लिए ये कुर्सियां क्या हुई? आपके लिए कुर्सियां हुई दोस्तों असेट्स। दीज आर नॉट गुड्स फॉर यू। क्यों? क्योंकि आपने इन कुर्सियों को रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा। हमने पढ़ा गुड्स की प्राइमरी डेफिनेशन,
ये परचेस किए जाते हैं रीसेल पर्पस के लिए। आपने कुर्सियां रीसेल के लिए नहीं खरीदी हैं भाई, आपने खरीदी हैं बिजनेस में यूज में लेने के लिए। तो इसीलिए आपके लिए यही कुर्सियां हो गई क्या, असेट्स। तो मैं यहीं लिखूंगा फॉर अ शर्ट मैन्युफैक्चरर दी सेम चेयर्स आर क्या हैं जी, ये हो गई आपके लिए असेट्स। याद रखिएगा इस चीज को कि शर्ट मैन्युफैक्चरर के लिए यही कुर्सियां हो जाती हैं जी असेट्स। जो एक फर्नीचर ट्रेडर के लिए कुर्सियां गुड्स हैं, दूसरा कोई बिजनेस करने वाले किसी बिजनेसमैन के लिए वही कुर्सियां असेट्स बन जाती हैं। तो यहां पे इसीलिए हमने गुड्स को थोड़ा लेट समझाया, क्योंकि अच्छे से समझना था कि गुड्स आखिर होते क्या हैं। चलिए बात करते हैं अब अपने आज के सेशन के लास्ट दो जो टर्म्स हम समझने वाले हैं। आज के सेशन में अब कौन से टर्म समझने की बात आई है, अब हम समझेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। जैसा कि नाम समझाता है, नाम कह रहा है और नाम में काफी कुछ रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी ट्रेड के दौरान कहां कहां से आपको पैसा मिलने की संभावना है दोस्तों। यस, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुए, ट्रेड रिसीवेबल्स हुए ऐसे असेट्स या ऐसे पर्सन्स जहां से आपको पैसे मिलने की संभावना है इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, यानी इन कोर्स ऑफ ट्रेड मनी इज रिसीवेबल। यहां लिख देता हूं मैं, मनी इज रिसीवेबल। तो मैं ट्रेड पेबल्स के लिए क्या लिख सकता हूं कि सर इन कोर्स ऑफ ट्रेड जिन्हें मनी इज पेबल, इन्हें पेमेंट करना होगा साहब हमें पैसों का। तो इसमें कौन कौन आ गए, ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स में आते हैं आपके डेटर्स, यानी जिन्हें सामान बेचा गया है और जिनसे पैसे मिलने हैं, और आते हैं आपके बिल्स रिसीवेबल। अब सर ये बिल्स रिसीवेबल क्या है भाई, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जिन डेटर्स को आपने सामान बेचा होता है वो क्या कहते हैं कि भाई अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, मतलब अगले 1 महीने 2 महीने के लिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। तो क्या आप ये सुन के वापस आ जाएंगे उसको भरोसे पे लेके कि हाँ यार ठीक है आज नहीं कल कभी ना कभी पेमेंट करेंगे? नहीं, आप उनसे कहेंगे भाई साहब ऐसा है, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसपे आप मुझे ये लिख के देंगे कि कितने महीनों बाद आप मुझे पैसे देने का वादा करते हैं। दैट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल। अच्छा सर, तो ट्रेड रिसीवेबल में तो 2 कैटेगरीज आपने बताई हमें, एक वो बंदे जो हमसे सामान लेके गए हैं और वादा करके गए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर पैसे दे जाएंगे आपको, जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं, वो हुए कौन, हमारे डेटर्स। कुछ नामाकूल बबूल के फूल इस तरीके के हैं जो ये कहते हैं कि भैया पैसे कब दे पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, दे देंगे ये गारंटी है। तो आप उनसे क्या कहेंगे कि तुम्हारे कैरेक्टर का भी हमें गारंटी नहीं है बॉस, हम नहीं जानते किस किस्म के इंसान हो, एक काम करो ये रही एक चिट्ठी पत्री, इस पे जरा साइन करके दे दो कि हाँ जी 3 महीने बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो मैं आपके पास 3 महीने बाद ही आने वाला हूं, टेंशन नहीं लेने का, 3 महीने बाद आऊंगा लेकिन पूरा पैसा वसूल करके जाऊंगा, एकदम वसूली भाई की तरह। मैं भी ये कह सकता हूं कि जल्दी बोल भाई कल सुबह पनवेल निकलना है। चलिए अब ट्रेड पेबल्स की हमने बात करी, या इन कोर्स ऑफ ट्रेड हमने ये कहा इन्हें पैसा देना होता है। तो इनकी भी 2 कैटेगरीज, एक आ गए जी आपके क्रेडिटर्स, बोले तो कौन, जिनसे हमने सामान खरीदा और पैसे नहीं दिए हैं, और उन्हीं की तर्ज पे आ गए बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स तो कौन हुए, जो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये अगले हफ्ते के अंदर ही पैसे दे देगा, 1 महीने में पैसे दे देगा, बहुत अच्छी जान पहचान है, हमने उनसे सामान खरीदा उधार पे और उन्हें पैसे कभी ना कभी पे कर देंगे, वो हुए हमारे क्रेडिटर्स।
बिल्स पेबल कौन हुए? जिन्हें हम पे भरोसा नहीं है अब की बार, वो कहते हैं कि आप कह रहे हो 3 महीने में दे दोगे, लिख के दे दो। तो ये जो लिख के हम दे रहे हैं वो क्या हो गया? वो हो गया जी बिल्स पेबल। अब जरा गौर फरमाइएगा कि एक ही ट्रांजैक्शन में एक बिल रिसीवेबल भी होगा और वही बिल पेबल भी होगा। कैसे? जब खरीदने वाला, जिसने खरीदा है उधारी पे, वो ये कहेगा कि हां मैं मानता हूं, मैं कहता हूं, मैं वादा करता हूं, मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो वो उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए हुआ बिल पेबल। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा, आई विल पे यू, तो उसके लिए वही बिल हो गया बिल्स पेबल। वहीं सेम सिचुएशन में मेरे लिए बिल क्या है? मेरे लिए ये बिल हो गया बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि मुझे अब यह वादा किया गया है कि 3 महीने बाद मुझे मिल जाएंगे मेरे पैसे वापस। तो आज के इस मजेदार इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां पे हमने काफी सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए, हमने क्या क्या समझा? हमने समझा क्या होती हैं परचेजेस, क्या होती हैं परचेज रिटर्न, हमने समझा क्या होती हैं सेल्स, क्या होती हैं सेल्स रिटर्न। उसके साथ में हमने समझा कि किन्हें हम कहते हैं, क्या हम किन्हें कहते हैं हमारे स्टॉक यानी ट्रेडिंग कंसर्न के केस में जो सामान साल के एंड में बचा हुआ है, बिका नहीं है, वो हो गया हमारा स्टॉक। वहीं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में जो रॉ मटेरियल लेके आए थे या आधा बना हुआ सामान है या इवन पूरा बन गया है लेकिन बिक नहीं पाया है, साल के एंड में बाकी बचा हुआ है, उसे कहा जाता है इन्वेंट्री। हमने समझा क्या होते हैं गुड्स, और गुड्स में हमने ये भी समझा कि किसके लिए क्या गुड होता है और क्या होता है असेट। साथ में आगे बढ़ के हमने देखा कि किन्हें कहते हैं हम हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स और किन्हें कहते हैं हमारे ट्रेड पेबल्स। इन मजेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे रोकते हुए, आप सभी से यह वादा करते हुए कि मिलूंगा आप लोगों से बहुत ही जल्दी विथ अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर रिलेटेड टू आवर अकाउंटिंग टर्म्स, जहां पे हम अकाउंटिंग टर्म्स को फिनिश कर डालेंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं चाहता हूं आप सभी से विदा। यही चाहूंगा कि तहे दिल से कहना आप सभी को शुक्रिया हमारी प्यारी सी इजीली फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी तरह से, यात्रा बहुत मनोरंजक होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत एक्साइटमेंट भी इस यात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, तबीयत का खास ध्यान रखिएगा। मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी, और एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, टू ऑलवेज लर्न विद अ स्माइल। इसी मुस्कान के साथ मिलूंगा आप लोगों से अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।